हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बड़े भाई साहब पाठ को पढ़ा था। इसके हमने एक पृष्ठ को पढ़ा था जिसके अंदर हमने जाना कि किस तरीके से लेखक और बड़े भाई साहब में अंतर है। बड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ही जिम्मेदारियों का काम होता है, परंतु छोटे को भी उतनी ही जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। किस तरीके से वह अपने बड़े भाई साहब की आज्ञा का पालन करते थे, आगे हम पढ़ेंगे। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। लेखक कहते हैं मेरा जी बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। जिस तरीके से लेखक को पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती उनके बड़े भाई साहब बिठाते थे, परंतु उसका मन तो खेलने कूदने में ही लगता था। 1 घंटा अगर वो कभी पढ़ने में बैठ गए तो ऐसा लगता था कि कोई पहाड़ ही उठा लिया हो। हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेल कूदना, कंकड़ियाँ मारना, कागज़ की तितलियाँ उड़ाना, और अगर दोस्त मिल गए तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेखक बहुत मस्ती करके जब खेल कूद के मैदान में जिस तरीके से उनको खेलना है, छुपके छुपके चले जाते और खेल कूद करके जब वापस रूम में आते हैं, कमरे में आते हैं, तो उनको अपने बड़े भाई साहब का रुद्र मतलब गुस्से वाला रूप देखना पड़ता है ना। रुद्र रूप मतलब क्रोध से भरा या कठोर रूप, उसको हम बोल सकते हैं। और इस प्रकार से बड़े भाई साहब उन पे हमेशा गुस्से से ही देखते थे। उनका पहला सवाल होता था कहाँ थे। अब वो वैसे ही रुद्र रूप में देखते हुए उनसे एक ही सवाल करते थे हमेशा कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि से में हमेशा पूछा जाता था और उनका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अब उसका जवाब लेखक के पास कुछ नहीं था, वह सिर्फ मौन रहते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। अब बड़े भाई साहब जैसे उनको डांटते थे, क्यों वो बोल सकते थे कि मैं बाहर खेल रहा था, परंतु वह उनकी बात को स्वीकार करके अपने अपराध को मान लेता था और यही उनको अपने बड़े भाई साहब का स्नेह और प्रेम लगता था और उसी प्रकार से वह अपने बड़े भाई साहब का संस्कार भी करते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ मतलब एक शब्द। लेखक कहते हैं कि इस तरीके से तुम अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। वो कहते हैं कि अगर अंग्रेजी हर कोई पढ़ लेता तो एरा गेरा नत्थु खेरा सभी विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, तब भी ऐसा लगता है कि विद्या आ गई है, पर कहाँ आती है? वह तो बस कहने को ही होती है कि आ गई है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम इतने घोंघा ही हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अब उसको वो बोलते हैं कि तुम तो इतने घोंघा हो, मतलब मूर्ख हो, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा का अर्थ होता है मूर्ख। कि मैं दिन रात पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? अब वो बोलते हैं कि कितने मेले होते हैं, कितने तमाशे होते हैं, पर मैं कभी खेलने या देखने नहीं जाता। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता हूँ।
पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब लेखक क्या करता है, लेखक अपने बड़े भाई साहब जब बोल रहे हैं कि वो इतने पढ़ते हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं, एक एक क्लास के अंदर, एक एक कक्षा के अंदर 2-2, 3-3 साल से रहते हैं। वो उनको बोल रहे हैं कि मैं इतना पढ़ता हूँ, उसके बाद भी 2-2, 3-3 साल एक कक्षा में रहता हूँ, और तू सोच रहा है कि एक ही बार में तू पास होकर आगे चला जाएगा। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गवाकर आप पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे, मतलब कि इसी कक्षा में पढ़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो। बोलते हैं कि अगर तुम्हें इसी तरीके से खेलना है तो तुम घर चले जाओ और वहाँ पर गिल्ली डंडा उड़ाओ। दादाजी की जो अपने पुरखों की जो कमाई है वो हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, वो क्यों बर्बाद करते हो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। अब बड़े भाई साहब इतना डांटते हैं, इतनी बातें सुनाते हैं, तो लेखक क्या करता है, बस उनकी डांट सुनकर आंसू बहाने लग जाता है। जबान ही क्या था, जवाब नहीं था उनके पास इन बातों का देने के लिए। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे, लताड़ भी मैं ही सहूँगा, डांट भी मैं ही सुनूंगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे शुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत टूट जाती। इसी तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो जो काम जो काम मेरे बूते से बाहर हैं, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। अब कभी कभी लेखक को ऐसी बातें सुनकर उसको लगता था कि क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं, क्योंकि ये काम पढ़ना लिखना मेरे बस की बात नहीं है। जो काम मेरे बस की बात है ही नहीं, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं। मुझे शायद घर ही चला जाना चाहिए। झटपट एक टाइम टेबल बनाकर अब मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत से मुझे 2 चक्कर आ जाता था। लेकिन 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब ही जी लगाकर पढ़ूंगा। अब वो सारी बातें सोच लेता है, पर उसके बाद फिर सोचता है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। अब वो फिर वापस से पढ़ने के लिए सोचता है। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल पड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9:10 अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर आराम। इस प्रकार से लेखक ने अपना पूरा टाइम टेबल बना लिया कि मैं किस किस समय क्या क्या काम करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, क्या पढ़ूँगा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। टाइम टेबल बना लेना तो बहुत आसान होता है, परंतु उस पर अमल करना बहुत ही अलग बात होती है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। पहले ही दिन मतलब उसको नकारना शुरू हो जाता है कि नहीं करना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी वह दावा घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती हैं। अब वहाँ पर वो जो खेल कूद के मैदान की सारी चीज़ें लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहाँ पर खींच रही है। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनसे साए से भागता, उसकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता।
कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार ही लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत की विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं करता। वह सारी डांट सुन लेता है, सब कुछ कर लेता है, फिर भी क्या करता है, खेल कूद से अपनी मोह माया को नहीं छोड़ता। उनका जी हमेशा खेल कूद में लगता था, पढ़ने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। जब जब भी उनके बड़े भाई साहब उनको डांटते थे, वो चुपचाप सुन लेते थे और फिर दूसरे दिन उनका वही कार्य शुरू हो जाता था। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक इस पाठ को अच्छे से पढ़ना और समझना है। आपको कोई भी परेशानी आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को 1 से 2 बार देखकर समझ सकते हैं। यह एक कहानी होती है, कविता।